So let's look at lecture number 12. इसमें है मैथमेटिकल फॉर्मेशन नहीं है, फॉर्म्यूलेशन है, फॉर्म्यूलेशन ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. ओके, मैथमेटिकल फॉर्म्यूलेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. ओके, नाउ लेट्स सी. तो अभी ये अगर एग्जाम में आया तो इसको ऐसे लिखना है, लेट फॉर एनी ऑब्जेक्ट m, object which is moving, m is equal to mass of the object, u is equal to initial velocity. Okay, v is equal to final velocity and t is equal to time interval. Okay, तो अपने को क्या पता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी. ओके, तो हम लोग कहते हैं इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी, initial momentum of the body is equal to pi is equal to mu, final momentum of the body is equal to pf is equal to mv. Change in momentum is equal to pf minus pi, which is mv minus mu. ओके, तो ये हो गया चेंज इन मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब वो चेंज इन मोमेंटम हुआ कितने टाइम में, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, mv माइनस mu अपॉन t. ओके, लेकिन न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ this rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. क्या कहता है न्यूटन सेकेंड लॉ, एज पर न्यूटन्स second law of motion, this rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. इसका मतलब क्या, फोर्स is proportional to mv minus mu upon t. So it is proportional, what is m into, m common है, m into v minus u upon t. But we know that v minus u upon t is acceleration, so force is proportional to mass into acceleration. तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है, क्या होता है ये, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी.
ओके, तो इसको निकालने के लिए वी हैव टू इंट्रोड्यूस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसको निकालने के लिए क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सो आई विल से दैट फोर्स एफ इज इक्वल टू के इंटू एम ए। ये आया मेरा इक्वेशन, वेयर के इज अ कांस्टेंट, वेयर व्हाट इज के? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये है मेरा के। ओके, अभी देखो, फोर्स इज इक्वल टू के इंटू एम ए। ओके, तो अपने को क्या करना है? अपने को वन यूनिट फोर्स डिफाइन करते हैं हम, वन यूनिट फोर्स। ये फोर्स वन यूनिट कब होगा? वन यूनिट फोर्स इज द फोर्स acting on an object acting on mass of 1 kg and producing acceleration of 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है मेरा वन यूनिट फोर्स। ओके, तो वन यूनिट फोर्स क्या होगा? के इंटू मास भी वन, एक्सेलरेशन भी वन, तो के हो गया मेरा वन। ओके, तो ये के का वैल्यू वन पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में और लिखेंगे हम फोर्स इज इक्वल टू एम ए। और ये मिल गया अपने को फोर्स का फॉर्मूला, विच इज मास इनटू एक्सीलरेशन। व्हाट इज फोर्स? इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ओके, फाइन। नाउ हमें पता है ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन है, ठीक है, फाइन। तो वन न्यूटन क्या होगा? वन न्यूटन क्या होगा? 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो हम लोग क्या कहेंगे? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ वन न्यूटन? व्हेन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg undergoes acceleration of 1 meter per second square, then the force acting on the body is 1 Newton. Okay, fine. अभी ये जो अपने को मिला इक्वेशन F इज इक्वल टू एम ए, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं A इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। ओके, तो इसका मतलब क्या? हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ का एक ऑल्टरनेट स्टेटमेंट देखते हैं। ऑल्टरनेट स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या है ये? देख लेते हैं, अभी रुको। ऑल्टरनेट स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मूविंग बॉडी, the acceleration produced by a moving body is directly proportional to the force applied. Directly proportional to the force applied. B, inversely proportional to the mass of the object. मतलब ज़्यादा मास एक्सेलरेशन कम, ज़्यादा फोर्स एक्सेलरेशन ज़्यादा। ओके,
तो यहाँ से क्या पता चला, अगर फोर्स इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, अगर मास इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है, अगर व्हीकल मेरा स्मॉल है, व्हीकल मेरा स्मॉल है, तो इसका मतलब मास मास कम है। ओके, तो उस स्मॉल व्हीकल को लेस फोर्स लगेगा, लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू अटेन सर्टन एक्सीलरेशन। ओके फाइन। लेकिन अगर अपना व्हीकल बड़ा है तो उसको ज़्यादा फोर्स लगेगा उतना ही एक्सेलरेशन अचीव करने के लिए। ओके फाइन, थैंक यू।